अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू डेवलपर ज़ेंट 1 आवर सीरीज़ के पार्ट 2 के अंदर आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम CSS है। और स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको मैं कुछ चीज़ें दिखा दूं कि आज के हम इस लेक्चर में किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो बेसिकली आपको नज़र आ रहा होगा हमने बेसिक सिंटैक्स को कवर करना है, CSS की कितनी टाइप्स होती हैं और उसको किस तरह यूज़ किया जाता है, बैकग्राउंड कलर कैसे लगता है, इमेजेस वगैरह, और CSS के थ्रू फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। फिर उसके बाद हम बॉक्स मॉडल को पढ़ेंगे और गैलरी वगैरह बनाएंगे और देन फिर हम जो है लेआउट के ऊपर आएंगे। उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें पोजीशन, ओवरफ्लो, डिस्प्ले वगैरह की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको देखेंगे और साथ ही साथ हम नेविगेशन और ड्रॉप डाउन को देख रहे होंगे। लास्ट में हम एनिमेशन को देखेंगे और उसके बाद मीडिया क्यूरीज। तो ये आज का हमारा लेक्चर होगा जिसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें जिसको हम कवर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात कर लेते हैं कि CSS जो है यूज़ किस लिए की जाती है और CSS स्टैंड फॉर क्या है। तो CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसका मेन मकसद होता है कि आप अपनी HTML से जो स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं उसकी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। वेबसाइट के अंदर आपको जो भी डिज़ाइनिंग करनी होती है उसके लिए आप जो है CSS को यूज़ कर रहे होते हैं। ये कितने यूज़फुल है अभी आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो ये हमारी एक वेबसाइट है, ठीक है। तो इसमें देखें आपको प्रॉपर एक नेव बार नज़र आ रहा है, लोगो और इस तरह की दीगर चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से CSS को हटा दूँ तो इस वेबसाइट की लुक कैसी हो जाएगी। अब आप देखें, हेड में जाते हैं और ये स्टाइल शीट का लिंक है, इसको मैंने हटा दी। तो आप देख सकते हैं कि वही वेबसाइट कैसी हो गई। आपको आइडिया हो गया होगा कि CSS कितनी ज़्यादा यूज़फुल है आपकी वेबसाइट के अंदर। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम देखते हैं कि किस तरह हम CSS को यूज़ कर सकते हैं और इसकी टाइप्स कितनी हैं। तो हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देते हैं डेस्कटॉप के ऊपर ही CSS के नाम से। यहाँ पे हमने एक फ़ाइल बनाई first.html, जो है एक फ़ाइल क्रिएट की जिसके अंदर मैंने रखा h1 दिस इज़ हेडिंग। सो अब मैं इसकी स्टाइलिंग करना चाहता हूँ। तो हम जो है स्टाइलिंग किस तरह करेंगे। स्टाइलिंग के लिए आपके पास 3 तरीके। पहला तरीका इनलाइन स्टाइलिंग। इनलाइन स्टाइलिंग बेसिकली किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए की जाती है। यानी आपके पास 10 हेडिंग्स हैं और उसमें से आप चाहते हैं कोई एक जो है सेपरेट हो जाए, मतलब अलग हो जाए। तो उस पर्पज़ के लिए आप इंडिविजुअली जाके उसकी कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाके मैंने स्टाइल का टैग ओपन किया, स्टाइल का प्रॉपर्टीज़ लगाई और यहाँ पे मैंने लिखा स्टाइल का एट्रीब्यूट और उसके अंदर मैं प्रॉपर्टीज़ यूज़ करूँगा, ठीक है। CSS चलती है प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, ठीक है। सिलेक्टर होता है, उसके बाद आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने कलर लिखा और इसको मैंने कर दिया रेड। चलाते हैं इसको तो आप देख सकते हैं कि कलर रेड हो चुका है, ठीक है। इसी तरह इसमें आप मज़ीद स्टाइलिंग जो भी करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ इसका फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज़ हो जाए तो वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा 72 pt, ठीक है। तो ये इस तरह इंक्रीज़ हो जाएगा और भी हम जितने काम करना चाहें वो इस पर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इनलाइन। अगर मैंने पास यहाँ पे सपोज टू मैं h2 लेता हूँ, दिस इज हेडिंग, अगेन मैंने लिया दिस इज अनदर हेडिंग, ठीक है। सो हम ज़रा चलाएं तो ये 2 हेडिंग आ रही। मैं चाहता हूँ ये दोनों एट अ टाइम, इनका कलर भी चेंज हो, फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो और बाकी काम भी हो। तो उसके लिए अगर मुझे मल्टीपल एलिमेंट्स को टारगेट करना है तो देन फिर हम स्टाइल का टैग लगाते हैं। ये इंटरनल CSS कहलाती है। स्टाइल का टैग हेड में लगता है, उसके बाद सिलेक्टर, यानी कि हम अपने सिलेक्टर करेंगे जिसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, टारगेट h2, और उसके बाद हमने इसका कलर दे दिया ब्लू। तो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो जहाँ जहाँ h2 था उस सबको इसने ब्लू कर दिया। इस केस में इंडिविजुअल काम हो रहा होगा और इस केस में सबके ऊपर अप्लाई हो रही होगी CSS। होपफुली आपको ये भी समझ आ गई होगी कि हम किस तरह इंटरनल CSS यूज़ कर रहे होते हैं। और फिलहाल हम इंटरनल CSS यूज़ करेंगे, आगे चल के जब हम वेबसाइट की तरफ आएंगे तो फिर हम एक्सटर्नल CSS भी यूज़ कर रहे होंगे।
अच्छा, उसका तरीकाकार क्या है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक्सटर्नल CSS किस तरह होती है। एक्सटर्नल CSS में बेसिकली ये होता है कि मैं एक और फाइल बना देता हूँ, ठीक है, जिसका मैं नाम रखता हूँ external.html, और एक फ़ाइल और क्रिएट करते हैं CSS की। मैंने कहा style.css। यहाँ आते हैं, यहाँ मैंने HTML का स्ट्रक्चर क्रिएट किया और इसके अंदर मैंने h1 करके यहाँ मैंने लिखा एक्सटर्नल स्टाइल शीट। अब मुझे इसकी स्टाइलिंग करनी है, तो मैं यहाँ आऊँगा, h2 को टारगेट करूँगा, h1 को, और मैं लिखूँगा अपनी CSS की फ़ाइल में कलर रेड और फॉन्ट साइज 72 पीट, ठीक है। और भी आप इस पर बैकग्राउंड देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। तो ये हमने कर दिया। अब अगर मैं इसको चलाऊं तो अभी इसमें कोई भी आउटपुट आपको शो नहीं होगा क्योंकि लिंक नहीं किया हमने। तो लिंकिंग करने के लिए आपको लिंक का टैग ओपन करना पड़ता है, एट्रीब्यूट रिलेशन स्टाइल शीट लगाना पड़ता है, और href के अंदर जाके हमें अपनी CSS की स्टाइल जो फाइल है वो लगानी पड़ती है। अब अगर रिफ्रेश करें तो देखें आउटपुट आ चुका है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि कोड आपका थोड़ा कम हो जाता है। अब आप यहाँ पे जितना भी कोड करेंगे, मैंने कहा लेट सपोज h2 पे होवर हो। अभी होवर ये क्या होता है, सारी चीज़ें हम देखेंगे, जस्ट अभी आप इसको समझें। यहाँ मैंने कहा कलर ब्लू हो गया, सॉरी h1, ठीक है। तो ये हम इस तरह कर सकते हैं। होपफुली आपको CSS की जो 3 टाइप्स हैं समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारा है बैकग्राउंड पे कलर लगाना और इमेजेस वगैरह की सेटिंग करना। तो उसके लिए हम एक सेपरेट फ़ाइल बनाते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ हर चीज़ की सेपरेट फ़ाइल बनाऊँ ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। हम बनाते हैं बैकग्राउंड के नाम से ही बना देते हैं, background.html। बैकग्राउंड पे कलर लगाना या इमेज लगाना, दोनों को हम देखेंगे। तो स्टाइल के टैग में आते हैं, बॉडी पे जाते हैं, मैं इंटरनल CSS करता हूँ। मैंने कहा कलर बैकग्राउंड कलर ऑरेंज कर दो। इसको हम चलाते हैं, तो ये देखें ऑरेंज हो चुका है, ठीक है। इसी तरह हम इमेज की भी सेटिंग कर सकते हैं। मैंने कहा img, ठीक है, और मैं इसको टारगेट करता हूँ। मैंने कहा सोर्स में जाओ तो PHP की हमें फ़ाइल मिल गई। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक फ़ोल्डर बना दें इमेजेस का, जो बेहतर तरीका है। इस इमेज को आप यहाँ लगा दें और यहाँ पे इमेजेस को टारगेट करें, ठीक है। इमेजेस के अंदर जो भी इमेज हो वो हमने लगा दी। अब अगर अभी मैं इसको रिफ़्रेश करूं तो ये आ रहा है, ठीक है। इसको हम साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। किस तरह, यहाँ जाके हमने कहा img, इसकी विड्थ जो है आप कर दो लेट सपोज इतनी, और हाइट कर दो इतनी, ठीक है। सो ये इस तरह आउटपुट आएगा। विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम काम कर सकते हैं। अब आते हैं कि बैकग्राउंड पे इमेज कैसे लगती है, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल के लिए इस इमेज को बंद कर देता हूँ, या मैं एक किसी डिव पे लगा के दिखाता हूँ। आप किसी भी जगह पे कर सकते हैं। मैंने एक बेसिकली एक बॉक्स बनाया। डिव बेसिकली बॉक्स के लिए यूज़ होता है जब हमें कोई एक्स्ट्रा कोई पार्टिकुलर सेक्शन क्रिएट करना होता है, तो हम डिव को यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैंने एक डिव लिया, इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं रख रहा, खाली है। यहाँ मैं एक हेडिंग लिख लेता हूँ बॉक्स, ठीक है। अच्छा जी, हम आते हैं, हमने यहाँ डिव को टारगेट किया। मैंने कहा इसका जो बैकग्राउंड है इस पर इमेज लगा दो। कौन सी वाली, हमने URL में गए और जो हमारी इमेजेस हैं
उसमें से मैंने कहा ये सिलेक्ट करके लगा दो। अभी देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो ये देखें इमेजेस में ये आ रहा है। सेकेंड क्या इशू हुआ देखते हैं। साइज हमने नहीं दिया हुआ, हाइट देते हैं, मैंने कहा 3 पिक्सल और विड्थ देते हैं 100%। पूरा पेज जो होता है हमारा 100% पे होता है, तो मैं 100% कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं, लेकिन अभी इमेज पूरी नहीं आ रही, कट के आ रही है। इसको हम कैसे सेट कर सकते हैं, मैंने कहा बैकग्राउंड साइज हम कवर कर देते हैं, ठीक है। अभी भी ये पूरा नहीं हुआ, हम यहाँ आते हैं बैकग्राउंड पोजीशन नहीं देते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं अटैचमेंट, ये भी काम नहीं आएगा। बैकग्राउंड ठीक है, ये आ गया, कंटेंट किया तो पूरा आ गया। अब हम आते हैं यहाँ पे, और मैं जो है यहाँ पे बैकग्राउंड अभी ये रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको कर देता हूँ रिपीट। बैकग्राउंड की जो प्रॉपर्टी है रिपीट की, इसमें मैं जाके नो रिपीट कर देता हूँ। तो जो इमेज आपकी होगी वो नो रिपीट, यानी अब एक दफ़ा रिपीट होगी। इसको आप 100% पे ले जा सकते हैं। अभी ये कंटेंट है इसलिए ये इतने हिस्से पे आएगा जो आपका नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको कवर कर दूँ तो ये उस हिसाब से नज़र आ रहा होगा पूरे पेज पे, लेकिन साइज़ चूँकि किसका कम है, अगर मैं साइज़ इसका इंक्रीज़ करूँ तो आपको नज़र आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये इमेज हमारी शो हो रही है। इस तरह हम अपना बैकग्राउंड वगैरह सेट कर रहे होते हैं। और अगर आप बैकग्राउंड को फिक्स करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप यहाँ जाके बैकग्राउंड को, मैंने कहा बैकग्राउंड की जो इसकी बेसिकली अटैचमेंट है वो कर दो फिक्स्ड। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि अगर मैं यहाँ पे H1 दोबारा नीचे लिखता हूँ, मैं कुछ डेटा रखता हूँ रैंडम, ठीक है, मैंने एक रैंडम डेटा रखा। अब देखें जब हम स्क्रॉल करते हैं तो ये हिस्सा फिक्स हो गया, बाकी स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। इस तरह हम अपनी जो भी डिव है उसके ऊपर या बैकग्राउंड के ऊपर भी इमेज को सेट कर सकते हैं। अगर यही चीज़ आपको बॉडी पे चाहिए, ये इमेज बॉडी पे चाहिए, तो ये जो कोड हमने यहाँ लिखा, ये सारा कोड यहाँ तक का हिस्सा, ठीक है, ये वाला सारा आपने किया कट, क्योंकि बॉडी की हाइट ज़्यादा होती है। तो हम इसको फ़िलहाल के लिए मैं आपको बॉडी पे भी लगा के दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, बॉडी पे आ चुका है। बॉडी पे ज़रा अच्छे से बैकग्राउंड आता है, क्योंकि डिव का तो साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन बॉडी चूँकि फुल पेज पे होती है तो अच्छे से आपकी पिक्चर शो हो जाती है, ठीक है। तो अभी ये वाली जो पिक्चर आ रही है ये आपकी वन सेकेंड, ये दो क्यों आ रही है, अच्छा ये हमने ये वाली भी लगाई हुई है, इस वजह से दो आ रही है। मैं इसको बंद कर देता हूँ, अब सही, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह हम बैकग्राउंड लगा रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, फॉर्मेटिंग किस तरह की जाए। फॉर्मेटिंग डिफरेंट किस्म की होती है, ठीक है। तो एक मैं अलग से फ़ाइल बनाता हूँ फॉर्मेटिंग की, जिसमें हम डिफरेंट किस्म की फॉर्मेटिंग को यूज़ करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्स्ट वाली फॉर्मेटिंग की। यहाँ मैंने लिखा हेडिंग। मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट की कितनी फॉर्मेटिंग होती है और कौन कौन सी चीज़ें जो हम टेक्स्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं।
मैंने कहा H1 कलर, कलर यानी फ़ॉन्ट कलर, मैंने कहा रेड। मैंने कहा फ़ॉन्ट साइज़, जो भी आप देना चाहें। साइज़ हमेशा पीटी में होता है, वैसे और भी चीज़ें होती है, पिक्सल होता है, पीटी होता है, ठीक है। पिक्सल बहुत छोटा होता है, पीटी उससे बड़ा होता है। और फिर अगर आपको प्रॉपर साइज़ चाहिए तो परसेंटेज होती है, वरना इंचेस भी होते हैं, सेंटीमीटर, ये तमाम चीज़ें इसका साइज़ मेजरमेंट की बेसिकली एक इसके ऑप्शन हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो है पीटी यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट साइज़ के लिए। अच्छा, इस फाइल को मैं चला लेता हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं मज़ीद इसकी स्टाइल। मैंने कहा फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट फैमिली में बहुत सारे फ़ॉन्ट मिल के एक फैमिली बनती है, तो मैंने यहाँ पे ये वाला लगा दिया। तो अब आप देखें फ़ॉन्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह साइज़ हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। मैंने कहा थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। अभी चूँकि ये H1 है तो ये ऑलरेडी बोल्ड है, अगर मैं इसको P पे लगा के दिखाऊं तो आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। मैंने कहा दिस इज़ पैराग्राफ, और मैं P को टारगेट करता हूँ। मैंने कहा फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, तो आप देख सकते हैं कि बोल्ड हो चुका है, ठीक है। फिर इसी तरह पैराग्राफ में भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। कुछ सूडो क्लासेस भी हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, वो क्या होती हैं वो भी देखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देख लें, लाइक मैं यहाँ आता हूँ, मैंने कहा इसका जो बैकग्राउंड है वो कर दो येलो, ठीक है। लेकिन अभी ये पूरी लाइन पे आ रहा है, रीज़न क्या है कि हमने इस पैराग्राफ को विड्थ नहीं दी हुई। जब हम इसको कोई ख़ास पार्टिकुलर विड्थ देंगे तो ये उसी हिस्से पे आएगा। मैंने कहा इतने हिस्से पे आए और इतनी हाइट पे आए, तो ये इतने हिस्से पे ही आएगा, ठीक है। हाइट कम भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, मैंने कहा 30, और विड्थ भी हम थोड़ी कम कर देते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर अभी हो चुका है। अभी इस बॉक्स के अंदर ये बिल्कुल कोने में आ रहा है, मैं चाहता हूँ इस बॉक्स में ही दरमियान में आए, तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ताकि आपकी टेक्स्ट सेंटर में हो जाए। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि और मज़ीद किस किस्म की हम फॉर्मेटिंग है जो देख सकते हैं। बेसिकली कुछ सूडो क्लासेस भी हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सूडो क्लासेस क्या चीज़ होती हैं, वो एक्स्ट्रा कुछ बेसिकली क्लासेस होती हैं जो हम एक किसी भी एलिमेंट पे जब मल्टीपल काम कर रहे होते हैं तो तब हम यूज़ करते हैं। लाइक किस तरह, मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा पी, और इसकी एक पहचान होती है, इस तरह हम इसको डबल कोलन के साथ हम इसको बेसिकली यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट लेटर, मैंने कहा फर्स्ट लेटर का जो कलर है वो हो जाए ग्रीन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लेटर का कलर ग्रीन हो चुका है। मैं रेड कर देता हूँ ताकि अच्छे से नज़र आए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट लाइन का कलर फर्स्ट लाइन का कलर जो है वो हो जाए ब्लू। अभी हमारे पास एक ही लाइन है, मैं पहले रिफ्रेश करूं, अभी ये ब्लू है। और अगर मैं इसी को कॉपी करूं और इसका मैं थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर दूं, यहाँ से विड्थ वगैरह हटा दूं फ़िलहाल के लिए, थोड़ी इंक्रीज़ कर देते हैं, या इसको 100% ही कर देते हैं, ठीक है।
तो अब मैं चाहता हूँ कि पी लास्ट लाइन, पी के साथ हम करते हैं फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लेटर, इस पे हम होवर भी कर सकते हैं। होवर क्या चीज़ होती है? होवर होता है बेसिकली कि किसी भी कर्सर पे, किसी भी एलिमेंट पे जब हम कर्सर को ले जाते हैं, मूव करते हैं, मतलब होल्ड करते हैं। जैसे ये पी है या हेडिंग है, मैंने कहा इसके ऊपर कर्सर लेके गया तो ये होवर होता है, ठीक है। मैंने कहा पी पे जब हम होवर करें या हमने अभी H1 यूज़ किया था तो H1 को करके देख लेते हैं। H1 पे जब हम होवर करें तो इसका जो कलर है वो हो जाए ब्लू। तो आप देख सकते हैं कलर ब्लू हो गया, ठीक है। इसी तरह आप बैकग्राउंड जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। कि होवर होने पे साइज़ इंक्रीज़ हो जाए तो साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा होवर करने पे इतना हो जाए तो ये उस हिसाब से साइज़ भी एडजस्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं अभी ये क्योंकि साइज़ बहुत ज़्यादा हो गया तो मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ, इतना कर देता हूँ। इमेजेस के साथ, इमेजेस में किस तरह CSS कर सकते हैं। मैं यहाँ एक इमेज, यहाँ पे एक इमेज लगाते हैं। इमेज के अंदर हम बेसिकली ये करते हैं कि मैं यहाँ गया इमेजेस में और मैंने एक इमेज लगा दी। उसके बाद हम आते हैं यहाँ IMG, मैंने कहा इसकी जो विड्थ है वो कर दें इतनी, और कॉलन लगा के हमें इसको बंद करना होता है। और उसके बाद हाइट हमने कर दी 150 लेट्स से। और इसी तरह हम देखते हैं क्या आउटपुट आता है, तो ये आ रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसका थोड़ा शायद हम वैसे कम कर देते हैं ताकि ये अच्छे से नज़र आए। हम इतना कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसके ऊपर क्या कर सकता हूँ, मैं इसको इस इमेज को गोल भी कर सकता हूँ। मैंने कहा IMG मतलब इस पर बॉर्डर लगा लो। बॉर्डर क्या चीज़ होती है? साइड में एक आउटलाइन बन के आ जाती है 1 पिक्सल। सॉलिड ये इसके स्टाइल है, सॉलिड है, डॉटेड है, डैश है, ग्रूव है, इनसेट और आउटसेट, ये आप यूज़ कर सकते हैं। सॉलिड रेड 1 पिक्सल का आ रहा है, मैं इसको बड़ा कर दूं तो ये उस हिसाब से आएगा। मैंने कहा 5 तो ये 5 के हिसाब से आ रहा होगा, ठीक है। सॉलिड लाइन आ रही है, डॉटेड करूँगा तो ये डॉटेड लाइन आएगी इस तरह, ठीक है। अच्छा जी, हम इसको सॉलिड ही रहने देते हैं। अच्छा, मैं चाहता हूँ ये राउंड हो जाए सर्किल की तरह, तो हम इसको रेडियस करते हैं। बॉर्डर रेडियस हम इसको कर देते हैं 1 पिक्सल, 100% पिक्सल। तो देखें गोल हो गई, ठीक है। अब अगर मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दूँ, इतना कर दूँ, तो शायद ये उस तरह नहीं आए जैसे आना चाहिए। तो जब साइज़ इंक्रीज़ होता है तो इसकी विड्थ भी इंक्रीज़ हो रही होती है, ठीक है। तो विड्थ भी इसकी फिर उस हिसाब से होनी चाहिए ताकि ये अभी भी देखें, ये हमें इसको कम करना पड़ेगा तो ये एडजस्ट होगा। इसको बढ़ा दिया हमने, ठीक है, तो ये बढ़ गया क्योंकि साइज़ बढ़ा तो हमें इसको भी इंक्रीज़ करना है। अगर ये 250 है तो इसको भी आप 250 पे रख दें, ये 100 है तो इसको 100 पे रख दें। और क्या काम कर सकते हैं? IMG होवर पे भी काम कर सकते हैं। मैंने कहा जब होवर करें तो इसका जो कलर है वो ब्लू हो गया। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। कुछ नहीं आया, ठीक है। क्यों नहीं आया? क्योंकि कलर की प्रॉपर्टी किसके साथ काम करती है? टेक्स्ट के साथ, ठीक है।
ये बताने का मकसद ये है कि हर चीज़ हर जगह काम नहीं कर रही होती, हर चीज़ की अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी है जो उसी के साथ काम करती है। आपको देख सकते हैं कलर की प्रॉपर्टी टेक्स्ट के साथ काम करती है, ठीक है। अच्छा, हम आते हैं यहाँ पे, मैं कुछ फ़िल्टर लगा के दिखाता हूँ। IMG फ़िल्टर ग्रे स्केल, मैंने कहा 100%। ये बेसिकली क्या करेगा, अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इसने ब्लैक कर दिया, ब्लैक एंड वाइट। अब मैं इसको यहाँ पे आके फ़िल्टर 0 कर देता हूँ। ओवर करने पे कलर चेंज हो रहा है इसका, ठीक है। सो इस तरह आप इसके ऊपर दीगर जो इफ़ेक्ट्स हैं वो भी जितना आप इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, जितनी थोड़ी बहुत चेंजिंग करेंगे, आपको खुद ही समझ आती जाएगी। बट ये है कि आपको प्रॉपर्टीज़ लगाने का पता हो, आपको रूल का पता हो कि रूल रेगुलेशन क्या है, तो देन आप काम कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारे पास है बॉक्स मॉडल, और बॉक्स मॉडल के थ्रू हमने गैलरी बनानी है, और फिर हम लेआउट के ऊपर आएंगे। सो हम चलते हैं, एक फ़ाइल बनाते हैं बॉक्स मॉडल की, बॉक्स मॉडल या गैलरी रख लें, बॉक्स मॉडल कर लेंगे, बॉक्स मॉडल .html। बॉक्स मॉडल क्या चीज़ होती है इसको ज़रा समझते हैं अच्छे से। तो मैं एक डिव बनाता हूँ बेसिकली, और इसके अंदर मैंने लिखा H1 और हेडिंग, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ, इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। मैंने कहा इस डिव की हाइट हो जाएगी लेट सपोज इतनी, ठीक है, और इसकी जो विड्थ है वो हो जाएगी इतनी, ठीक है। और इसको हम एक बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड रेड का। तो चलाते हैं इस फाइल को, तो ये आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये पूरा बॉक्स दरमियान में आए। ये हमारा पूरा पेज है जो आपको वाइट कलर का ये हिस्सा नज़र आ रहा है, और ये जो ये बॉक्स है ये इस पेज के अंदर है। तो अगर आउटसाइड दी बॉक्स काम करेंगे आप, तो फिर आपको बॉक्स के आउटसाइड से अगर आपको इसको मूव करना है तो देन फिर आप इसके लिए मार्जिन यूज़ करेंगे, ठीक है। मैंने कहा मार्जिन लेफ़्ट से इसको कर दो 250 पिक्सल, ठीक है। और इंक्रीज़ करते हैं, मैं इसको कर देता हूँ 350, 340 करके देखते हैं, 40 कर देते हैं। हम इसको परसेंटेज के हिसाब से भी कर सकते हैं। 100% है तो मैं इसको 50 करके देखता हूँ क्या आउटपुट आता है। तो ये देखें, ये 50 पे यहाँ आ चुका है। थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, 40 करके देखते हैं। परफेक्ट है जी, थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं मार्जिन टॉप। अमूमन हम पिक्सल में दे रहे होते हैं, परसेंटेज में हम काम करते नहीं हैं, तो मैं इसको फ़िलहाल परसेंटेज हटा ही देता हूँ, ठीक है। मैं इसको करता हूँ 450, ठीक है, पिक्सल ही कर लेते हैं ताकि, ठीक है। थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, 500 कर देते हैं, ठीक है जी। सो अब मैं चाहता हूँ ये जो है टॉप से भी नीचे आए, तो मैंने कहा 400 पिक्सल नीचे आ जाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा आ चुका है, तो इसको हम करते हैं 300, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, ओके। तो इसको हम इतने पे रखते हैं, अब काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा लेफ़्ट साइड से इसको मज़ीद आगे करते हैं, 600 कर देते हैं, ठीक है जी। अब परफेक्ट है। अब देखें ये बॉक्स तो हमारा आ गया। अब हम चाहते हैं कि ये हेडिंग जो है दरमियान में आ जाए, इस बॉक्स के अंदर दरमियान में आए। तो अब हम क्या करेंगे, इस H2 के ऊपर पेडिंग करेंगे। हमने कहा पेडिंग टॉप से 20 पिक्सल, ठीक है। इसी तरह हमने कहा लेफ़्ट से
लेफ़्ट आप ना भी लगाएं, इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दें तो भी ये सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, टॉप से थोड़ा मज़ीद कर देते हैं। तो आपको समझ आ रही होगी कि पेडिंग हम अंदर यूज़ करते हैं और मार्जिन बाहर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बॉक्स मॉडल कहलाता है। अब हम आते हैं गैलरी के ऊपर। गैलरी कैसे क्रिएट हो। बेसिकली जब हम अब हम आहिस्ता आहिस्ता वेबसाइट की तरफ आ रहे हैं कि वेबसाइट का लेआउट कैसे बनता है और बाकी चीज़ें। तो जब हम गैलरी बनाते हैं या वेबसाइट बना रहे होते हैं तो उसमें कॉमनली कुछ कॉन्सेप्ट हैं आईडी और क्लास का, इसको भी समझना ज़रूरी है। आईडी यूनिक चीज़ के लिए होती है क्योंकि आइडेंटिटी है, तो यूनिक चीज़ अगर हमारे पास 10 चीज़ें और किसी एक को डिफ्रेंशिएट करना है तो हम उसको आईडी में रखेंगे। वो बेसिकली एलिमेंट के साथ यूज़ होती है। और क्लास जो है हम यूज़ करते हैं मल्टीपल एलिमेंट के लिए। हम एक फ़ाइल बनाते हैं सेपरेटली गैलरी की और उसके अंदर मैं आपको आईडी और क्लास का थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझाता हूँ कि किस तरह वो वर्क करती है और कैसे यूज़ करें उसको। मैं यहाँ पे हैश करके लिखता हूँ बॉक्स मैन। एक मैंने डिव बनाया जिसमें आईडी की एट्रीब्यूट ऐड किया। ठीक है, और यहाँ पे डॉट करके मैं लिखता हूँ बॉक्स। अब ये जो डॉट है ये क्लास है और जो हैश है वो आईडी है। ठीक है, ओके। सो अब हम आते हैं यहाँ पे। मैंने कहा स्टाइल का टैग ओपन करो, हैश मैन। इसको विड्थ हमने दे दी 100% और हाइट दे दी 300 पिक्सल। इसको मैं डिवाइड कैसे करूँ। अब 100% तो हमारी एक मेन पेज है। मैं इसको एक बॉर्डर इसको भी एक दे देता हूँ। इसको मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ, बैकग्राउंड ऑरेंज कर देता हूँ। अच्छा जी, चलाते हैं इसको। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉक्स हैं ये बन जाए। ठीक है, तो क्लास को यूज़ करने के लिए हम डॉट लगाएंगे और बॉक्स। मैंने कहा इसकी जो विड्थ है 100% है तो उसको हम डिवीज़न करेंगे। ठीक है, इक्वली। मैंने कहा 24, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे 4 बॉक्स मिलेंगे। अगर मैं कर दूँ 32 तो मुझे यहाँ पे 3 बॉक्स देखने को मिलेंगे। हाइट हम उतनी कर देते हैं। बॉर्डर हम कर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, तो देखें बॉक्स तो बन गए लेकिन एक लाइन में आ रहे हैं। इनको एक प्रॉपर अलाइनमेंट में लाने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लोट। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट बेसिकली ये चीज़ होती है कि आपकी स्क्रीन के अंदर किसी भी एलिमेंट को वो इंडिकेट कर रहा होता है कि इस वक्त उसकी करंट पोजीशन किस जगह है। मैंने कहा फ्लोट लेफ़्ट, यानी लेफ़्ट से शुरू हो जाए। ऑटोमेटिक वो जब पहला वाला लेफ़्ट पे जाएगा तो यहाँ जगह मिलेगी तो ऑटोमेटिक बाकी एलिमेंट फिट हो जाएंगे। अगर मैं डिवीज़न गलत करता हूँ तो ये फिर फिट नहीं होंगे। ठीक है, डिवीज़न क्या है 100% में 32% के हिसाब से हमने डिवीज़न की हुई है 3 की, तो ये एडजस्ट हो रहे हैं। लेकिन जब चौथा करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी डिवीज़न ख़राब कर दूँ, अब 34 के हिसाब से तो ये 100% में तो हो ही नहीं सकते। तो हम जो है अगर करें तो ये देखें नीचे आ गए वो, क्योंकि वहाँ पे जगह उनको नहीं मिली। अभी ये जो साइड में आ रहे हैं यहाँ पे, इनको दरमियान में लाने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप इन तीनों को भी एक और बॉक्स बनाएं। उसको भले आप आईडी लगा दें इनर के नाम से। इन तीनों बॉक्स को आप कर दें उसके अंदर और इस इनर को टारगेट करें। आपने कहा पहले तो आप मेन को बता दें कि भाई फ्लोट लेफ़्ट, फिर आप आएँ हैश इनर और इसको आप बताएं कि मार्जिन
लेफ्ट से 2 पिक्सल, ज़्यादा करते हैं थोड़ा, 10 पिक्सल करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो देखें पूरा बॉक्स मूव हो रहा है। क्यों मैंने इन सबको एक में क्यों रखा, क्योंकि एक एक बॉक्स को करेंगे तो वो मूव होगा लेकिन गैप भी आएगा। अगर मैं सबको एक बॉक्स में रख के करूँगा तो ये मसला हल हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, मैं 30 करता हूँ। ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ इन बॉक्स के दरमियान भी गैप आ जाए, तो आप यहाँ पे पेडिंग यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा पेडिंग दे दो इनको लेफ़्ट साइड से 1 पिक्सल की। पेडिंग या हम इसको मार्जिन भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे मार्जिन होगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप गैप आ चुके हैं। इनमें आप पिक्चर रखना चाहें, जो भी रखना चाहें रख सकते हैं आराम से। यहाँ मैंने IMG इमेजेस पिक्चर रखी, इसी को कॉपी किया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। मैं आता हूँ, क्योंकि मेरा बॉक्स 32 का है, लेकिन जब भी हम विथ भले 32 दें, जब हम विथ पे काम करते हैं तो अंदर जो चीज़ होती है वो उसकी 100% होती है। तो मैंने कहा बॉक्स में जाओ, IMG, इसकी जो विथ है वो 100% कर दो, और हाइट जो है कर दो 100। ये देखें आप, एक गैलरी बेसिक सी बन गई है। अब ये जो साइड में जो बैकग्राउंड आ रहा है इसकी जगह आप कुछ और कर दें, जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे। ठीक है, तो अब इसकी आउटलाइन भी हम चेंज करते हैं। रेड है तो हम रेड की जगह वाइट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक बेसिक गैलरी बन गई है। अब हम जो हमारा सेक्शन था, जो मेन डिव था ये वाला, इसको हमने हाइट दी थी, इसको हम ऑटो कर देते हैं। ऑटो से ये होगा कि अगर मैं यहाँ पे 3 बॉक्स और बनाऊँ, ऑटोमेटिक उसकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और इसमें भी आप गैप ला सकते हैं। अभी ये बॉक्स चिपके हुए हैं तो आप इनको भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। मैंने कहा मार्जिन लेफ़्ट है, तो मैंने कहा मार्जिन टॉप से 2 पिक्सल। तो ये देखिए, इस तरह आप काम कर सकते हैं। तो काफ़ी आसानी से आप जो है अपना इसके ऊपर काम कर सकते हैं ईज़िली। इसमें आप वही होवर इफेक्ट लगा सकते हैं, जो भी करना चाहें आप इसके ऊपर कर सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे ये साइड से कुछ गैप आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? ये बेसिकली इसलिए आ रहा है कि जब भी हम कोई लेआउट बनाते हैं, काम करते हैं, चाहे छोटा काम करें या बड़ा काम करें, तो एक स्टैंडर्ड ये है कि आप मार्जिन जो है पूरी बॉडी का 0 कर दें, और पेडिंग जो है आप इसका 0 कर दें। जब हम डायरेक्ट पेडिंग करते हैं तो पूरी उसके ऊपर अप्लाई होती है, वो पेज के ऊपर जो भी अगर आप डिव पे लगाएंगे तो पूरे डिव पे अप्लाई होगी चारों तरफ से। तो ये देखें अब गैप ख़त्म हो चुका है। ठीक है, सो इस तरह आप अपना काम कर सकते हैं। अच्छा जी, तो हम लेआउट के ऊपर आते हैं, एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक लेआउट का कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेट करके बता दूँ। ये हमारा एक पेज होता है, जो अभी हमने गैलरी भी बनाई थी। हमारा जो साइज होता है वो होता है 100%। अगर मैं इसमें यहाँ पे लोगो लगाना चाहता हूँ, इस हिस्से पे मैं नेव बार लगाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं प्रोडक्ट्स लगाना चाहता हूँ,
ठीक है। और इस हिस्से पे मैं चाहता हूँ कि एक फुटर आ जाए। तो अभी इसकी डिवीज़न इस तरह होगी कि 20% और 80% इक्वल टू 100। 33 और ये इसी तरह 100 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हम आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि बॉर्डर भी लगाते हैं तो वो उसमें मिक्स हो जाता है। और यहाँ पे हम करेंगे 100%। ठीक है, जितने बॉक्स होंगे उस हिसाब से उसकी डिवीज़न होगी, लेकिन सारी डिवीज़न इक्वल होगी किसके, 100 के। ठीक है, सो इस तरह हम अपना लेआउट करते हैं। तो यहाँ पे हम जाते हैं, मैं सबसे पहले एक हेडर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिया, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और हम चेंज कर देते हैं इसको। यहाँ मैंने लिखा साइड बार, यहाँ मैंने लिखा फुटर सेक्शन और यहाँ मैंने लिखा फुटर। हमने आईडी यूज़ की है। तो स्टाइल के टैग में आते हैं, हैश हेडर। सबसे पहले अगेन बॉडी को हम मार्जिन 0 कर देंगे और पैडिंग 0 कर देंगे। अच्छा, कुछ लोग ये भी करते हैं कि इन तमाम बॉक्सेस को एक मेन डिव में रखते हैं जिसको कंटेनर का नाम दे देते हैं और उसको हम ऑटो कर देते हैं ताकि जब जब हमारी वेबसाइट के अंदर जो भी हम साइज़ दें तो वो उसी के अंदर एडजस्ट होता है। तो आप वो काम भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं, मैंने इसकी विड्थ दी 100% और हाइट दे दी 100 पिक्सल। बैकग्राउंड दे दिया, बैकग्राउंड कलर येलो और इसी को हम दे देते हैं फ्लोट लेफ्ट। ठीक है, अब हम इसी को यूज़ करेंगे। मैंने कहा साइड बार जो आईडी, साइड बार कितना होगा 20। कलर चेंज करते हैं, ऑरेंज कर देते हैं। हाइट इसकी इंक्रीज कर देते हैं। और अच्छा जी, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। इसको हम करते हैं ब्लू और इसको हम करते हैं राइट। ठीक है, और इसको लेफ़्ट करके इसका कलर हम लेफ्ट सपोज अभी के लिए ग्रीन करते हैं और इसकी हाइट 100 करते हैं। ये सेक्शन था और ये हमारा फुटर। तो ये हमारा लेआउट एडजस्ट हो चुका है। ये हेडर, ये साइड बार, सेक्शन और फुटर। आपको अगर एक और साइड बार चाहिए तो इसको 60 करेंगे और अगेन एक साइड बार हम ऐड कर देंगे जो कि 20 का होगा। 20 और 60 इक्वल टू 100। तो डिवीज़न प्रॉपर होनी चाहिए। होपफुली आपको लेआउट का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। अब छोटी सी एक एग्जांपल से आपको बस समझा देता हूँ कि हम तोड़ते कैसे हैं लेआउट के अंदर किसी भी चीज़ को। यहाँ मैंने एक लोगो का, एक मैंने कहा हैश लोगो का सेक्शन आएगा, एक आएगा हैश नेव का। ठीक है, मैं जाता हूँ अपने हेडर पे, मैंने कहा लोगो विथ 20% और हाइट हम दे देते हैं वही जो इसकी है। और यहाँ बैकग्राउंड में दे देता हूँ लेट्स सपोज अभी के लिए रेड कर देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हैश नेव पे विथ 80%
हाइट 100 पिक्सल और बैकग्राउंड हम कर देते हैं नेवी। ठीक है, तो ये आया नहीं, उसकी रीज़न ये है कि हमने इसको फ्लोट नहीं दिया। इसको हम फ्लोट देंगे और इसको हम फ्लोट राइट देंगे। तो ये हमारा, इस तरह हम किसी भी पार्टिकुलर डिव के अंदर मज़ीद पार्टीशन कर सकते हैं। यहाँ लोगो आ जाएगा, यानी एक बार और चीज़ें चाहिए तो एक और डिव आप बना दें तो 3 हो। ठीक है, तो इस तरह हम काम करते हैं। इसी तरह यहाँ भी 3 हिस्से कर सकते हैं, यहाँ भी आप 3 पार्टीशन कर सकते हैं। जैसे इस जगह आपने आइकन लगा दिए, इस जगह लिंक्स लगा दिए, इस जगह कुछ और डिटेल लगा दी। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह हम लेआउट वगैरह बना रहे हैं। जी, सो अब हम बात करते हैं पोजीशन, ओवरफ्लो और डिस्प्ले की। ठीक है, तो इसके लिए हम एक सेपरेट फाइल बनाते हैं जिसका मैं नाम रखता हूँ mix.html। ठीक है, तो इसके अंदर ही हम देखते हैं इन तमाम चीज़ों को। सो मैं एक img लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक इमेज लगा दी और यहाँ नीचे मैंने एक h1 लिख के यहाँ मैंने लिखा दिस इज़ हेडिंग। हम आते हैं, सबसे पहले पोजीशन की बात करते हैं। पोजीशन बेसिकली 4 होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये यूज़ किस लिए होती हैं। img पे जाके मैं यहाँ पोजीशन लगाता हूँ। मैंने कहा इसकी पोजीशन कर दो एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट से क्या होगा कि एब्सोल्यूट जब हम लगाते हैं तो उसके पीछे जो भी चीज़ होती है, मतलब जो भी चीज़ फ्रंट पे भी होती है उसको वो पीछे कर देता है। ठीक है, तो अभी अगर मैं ये ना लगाऊँ और मैं इस फाइल को आपको चला के दिखाऊं तो आपको क्या आउटपुट दिख रहा होगा, आप देखें, आपको ये नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं करता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, तो क्या होगा, ये पीछे चला गया। अब उसको शो कैसे करें, h1 पोजीशन रिलेटिव, एब्सोल्यूट के अगेंस्ट रिलेटिव लगता है। और फिर अगर आपने इसको मूव करना है तो टॉप, लेफ़्ट और बॉटम से कर सकते हैं। मैंने कहा टॉप से इतने % नीचे लाओ, तो ये और आ गया। ठीक है, इसको हम कर देते हैं 3। इस तरह हम किसी भी इमेज के ऊपर टेक्स्ट रख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। कोई स्लाइड डाउन, कोई ऐसी चीज़ है जहाँ आपने इमेज के ऊपर होवर किया तो ऊपर से जो है उसके ऊपर कुछ बटन आ जाएं या कुछ दीगर चीज़ें शो हो जाएं, तो आप उस सिनेरियो में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आप नॉर्मली भी किसी भी बैनर के ऊपर कोई चीज़ चाहिए तो आप लगा सकते हैं। अच्छा, एक और जो पोजीशन है वो कहाँ यूज़ होती है, उसके लिए मैं यहाँ करता हूँ P और यहाँ मैंने लिखा दिस इज़ पैराग्राफ। ओके जी, सो हम आते हैं पैराग्राफ के लिए। P को भी जाके हम करते हैं पोजीशन, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ। वैसे ये यहाँ पे शो नहीं होगी क्योंकि जब हम फिक्स करते हैं तो वो बिल्कुल सेपरेट हो जाती है। तो ये देखें फिक्स हो गई। अब फिक्स से होता क्या है, फिक्स से ये होगा कि जब हमारे पास डेटा ज़्यादा होगा, अब ये आपको ऐसे समझ वैसे आएगी नहीं, मैं एक काम करता हूँ इसको बंद कर देता हूँ ताकि आपको फिक्स का कॉन्सेप्ट समझ आए। तो फिक्स कहाँ है हमारी, इनको भी हम फ़िलहाल के लिए बंद करते हैं ताकि जस्ट हमें ये शो। अच्छा जी, मैं चाहता हूँ ये फिक्स हो जाए। ठीक है, फिक्स हो चुकी है ये। ठीक है, अब करेगी क्या ये, मैंने कहा कुछ भी मैंने डेटा लिखा, इतना डेटा रख रहा हूँ कि स्क्रॉल डाउन हो जाए। अब देखिए स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये हिस्सा, ये डिव आपका, ये जो पैराग्राफ है ये इस
फिक्स हो चुका है। ठीक है, अब सपोज टू आप इसको पैराग्राफ ना लें, आप इसको डिव में रख दें, तो ये इस तरह नेव बार आपकी फिक्स हो जाएगी ऊपर टॉप के ऊपर। जो भी आप टॉप एरिया रखते हैं उसको बैकग्राउंड दे के आप इसको, जैसे मैंने ये दिया, तो ये फिक्स हो जाएगा अपनी जगह पे इस तरह। देख लें, इसकी विथ हाइट दूंगा तो उस हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा। मैंने कहा विथ 100% और हाइट ये देख, ठीक है। अच्छा जी, सो अब आते हैं डिस्प्ले क्या चीज़ होती है। जहाँ पे हमने एक डिव लिया, इसमें मैंने कुछ डेटा रखा, रैंडम डेटा रखा। मैं अब आके इस डिव को भी देखता हूँ कि डिव किस तरह काम कर रहा होता है। तो हम डिव की एक विड्थ देते हैं, मैंने कहा 300 और हाइट होगी 300, ठीक है। और बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड रेड। चला के देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो ये देखें, ये आ रहा है, ठीक है। मैं अंदर का डेटा थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मैंने कहा आइटम 1 आइटम, ठीक है। अब हम आइटम इंक्रीज करते हैं तो देखें बॉक्स का डेटा बाहर चला गया। यहाँ पे हम डिस्प्ले करते हैं, बल्कि डिस्प्ले नहीं, हम तो ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी यूज़ करके देखते हैं। ओवरफ्लो, हम यहाँ ओवरफ्लो लगाएंगे स्क्रॉल। स्क्रॉल से क्या हो, जैसे ही इसमें डेटा आएगा स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा, या आप इसको ऑटो पे कर दें, ऑटो पे भी स्क्रॉल ही हो रहा होगा। अब इसमें जितना भी डेटा होगा वो इसी पर्टिकुलर सेक्शन में स्क्रॉल डाउन होता रहेगा। तो ये है ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी। ओवरफ्लो ऑटो होता है, ठीक है, ऑटो स्क्रॉल ही होता है, स्क्रॉल भी स्क्रॉल ही हो रहा होता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कर दूँ ओवरफ्लो विजिबल, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो दिख रहा है ये विजिबल है। और अगर मैं इसको कर दूँ हिडन, तो जितना इसके अंदर आ सकता है वो आएगा और जितना बाकी है वो हाइड हो जाएगा। तो एक हम फाइल क्रिएट करते हैं जिसका हम नाम रखते हैं, यहाँ पे हमने बेसिकली एक नेव बार क्रिएट करनी है और उसी के अंदर हम ड्रॉप डाउन को देख रहे होंगे। तो एक नेव क्रिएट करने के यहाँ एक नेव का टैग लगाते हैं और यहाँ यूएल लिख के इसके अंदर हम li लिखते हैं, ठीक है। और इस li के अंदर जो है हम अपना href डिफ़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक href डिफ़ाइन करता हूँ, यहाँ मैंने फ़िलहाल के लिए होम कर दिया। अब हमें मज़ीद चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा अबाउट, अब हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी चाहिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स के लिए क्या करें, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हमें एक बेसिकली li क्रिएट करना है और इस li के अंदर हमें href लेना है। यहाँ मैंने लिखा प्रोडक्ट्स और इसके अंदर जो है हमें यहाँ पे ul क्रिएट करना होगा, ठीक है। और इस ul के अंदर li, ये हम क्या कर रहे हैं अभी, पहले मैं आपको अगर इतना हिस्सा बताऊं, पहले मैं इसमें href लगा दूं, देन फिर मैं समझाता हूं कि ये चल क्या रहा है। आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3, ठीक है जी। तो अब हम इसको चला के देखते हैं। तो ये देखें आप, यहाँ पे आपके पास शो हो रहा होगा होम, अबाउट और प्रोडक्ट्स के अंदर आइटम आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह ड्रॉप डाउन बनता है कि li के अंदर जो है जो हम ul क्रिएट करते हैं वो बेसिकली ड्रॉप डाउन होता है। जब हम होवर करें प्रोडक्ट्स पे तो इसके आइटम शो हैं, ठीक है। तो इस तरह चल रहा होगा। अब आपको जितने भी ड्रॉप डाउन चाहिए आप इस li को कॉपी करते जाएं और ड्रॉप डाउन आपके बनते जाएंगे। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, कॉपी किया, अब हम इसको देखते हैं। तो ये देखिए, अगर आपने सिंपल नेव बार बनानी है तो आपको इस सब की ज़रूरत ही नहीं है। आप जस्ट जाएं, अपना जो भी आपका li है इसको हटा दें, तो आपका ये सिंपल ड्रॉप डाउन हो जाएगा, ठीक है। नेव बार बन गई और इसी को हम ड्रॉप डाउन में इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसकी CSS कैसे की जाए, ठीक है। तो CSS के लिए हम यहाँ पे स्टाइल का टैग लगाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे
यूएल की कि नेव बार में हमने क्या किया। तो हम जाते हैं अपने नेव के अंदर और यहाँ पे हमने कहा कि मार्जिन ज़ीरो पिक्सल होगा, पेडिंग आपकी 0 पिक्सल होगी, ठीक है। जो कि एक तरीका है, जब हम लेआउट भी बनाते हैं तो ये हम करते हैं ताकि मैंने कहा बैकग्राउंड कलर हम देंगे ग्रीन, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेव के अंदर यूएल और एलआई, ठीक है। तो जब हम पहले तो यूएल की कोड कर देते हैं, यूएल में हम पेडिंग देंगे 0 और मार्जिन 0 पिक्सल, और उसके बाद हम लिस्ट के अंदर जाके स्टाइल टाइप नन कर देंगे। इससे क्या होगा, इसकी ये जो साइड में बुलेट्स थी ये ख़त्म हो गई, ठीक है। अब हम कहते हैं कि इसकी जो पोजीशन है, हमने लास्ट टाइम देखा था पोजीशन हम रिलेटिव करेंगे। रिलेटिव से ये पीछे नहीं जाएगा, अभी फ्रंट पे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेव के अंदर यूएल एलआई। अब तो हमने यूएल को टारगेट किया था, अब इसके अंदर एलआई यानी होम अबाउट कॉन्टैक्ट को टारगेट करना है। तो डिस्प्ले हम यहाँ करते हैं इनलाइन ब्लॉक। इससे क्या होगा, ये लाइन में भी आएगा और एक ब्लॉक की शक्ल में आ जाएगा। बैकग्राउंड कलर देते हैं, मैं यहाँ पे अगेन ग्रीन दे देता हूँ और अभी हम देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो ये कुछ इस तरह आ रहा है, लेकिन अभी देखें ये आइटम शो हो रहे हैं, इन आइटम को हम हाइड कर सकते हैं। उसके बाद नेव और ए के अंदर जाते हैं, यहाँ पे मैंने कहा डिस्प्ले ब्लॉक और उसके बाद पेडिंग 0 पिक्सल और 10 पिक्सल हमने कहा कि ये लेफ़्ट साइड से हो जाए। कलर हमने कहा वाइट हो जाए इसका जो एंकर टैग है, और इसी तरह इनका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं 20 पिक्सल। इसी तरह लाइन हाइट क्या होती है, पहले मैं आपको वैसे बताता हूँ कि अभी के लिए क्या आउटपुट आएगा। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं क्योंकि हमें अपना जो लिंक्स हैं उनके नीचे ये नहीं चाहिए, तो ये आ रहा है, ठीक है। लाइन हाइट से ये होगा कि इसकी जो साइज़ है, अक्सर जब हम बॉक्स बनाते हैं तो हमारा या तो टेक्स्ट ऊपर चला जाता है बिल्कुल या फिर नीचे चला जाता है। हम चाहते हैं उस एलिमेंट के दरमियान में चीज़ हो, तो उसके लिए हम लाइन आउट यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं नेव ए होवर। यहाँ मैंने कहा बैकग्राउंड कलर वाइट हो जाए और नॉर्मल कलर ग्रीन ही रहे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, अब ड्रॉप डाउन की बात करेंगे, ठीक है। अब तक हमने जो किया वो नॉर्मल था, अभी ये आया आउटपुट, ठीक है। इसमें से अगर मैं ये जो एलआई वाला कोड है ये अगर मैं हटा दूँ 1 मिनट के लिए, तो क्या होगा, हमारा जो बेसिक सा जो नेव बार है वो रेडी है, ठीक है। इसमें आप जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। अब क्योंकि हमने ड्रॉप डाउन बनाना है, तो ड्रॉप डाउन के लिए बेसिक नेव बार के लिए बस यही काम है, आपने लिंक्स लगाए, आपने ये कुछ लाइन ऑफ कोड किया, आपका नॉर्मल नेव बार बन गया। ड्रॉप डाउन के लिए आपको ये वाला काम भी करना है और इसके फिर जाहिर सी बात है हमें CSS भी करनी है। तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ ड्रॉप डाउन CSS, यहाँ से हमारी जो शुरुआत होगी वो बेसिकली ड्रॉप डाउन के CSS की होगी। उसके लिए हम चलते हैं नेव के अंदर, और मैंने कहा यूएल और यूएल, क्योंकि नेव के अंदर 2 यूएल हैं अगर आप गौर करें। एक नेव के अंदर ये मेन यूएल है और एक अंदर वाली है जो ड्रॉप डाउन की। हमने इन दोनों को कहा कि इसका जो बेसिकली डिस्प्ले है वो आप कर दें ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेव के अंदर यूएल और एलआई, यानी ये जो अंदर वाला एलआई है ये वाला नेव यूएल और यूएल के अंदर अगेन ये वाला एलआई, इसके बारे में हम बता रहे हैं कि ये जो है इसके ऊपर हम काम करते हैं। मैंने कहा इसकी जो विड्थ है वो 170 पिक्सल हो जाए। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि विड्थ वगैरह हम अपने मर्ज़ी से दे रहे होते हैं। मैंने फ्लोट नन कर दिया
और यहाँ पे हम लगाते हैं डिस्प्ले हम लगाते हैं लिस्ट आइटम, ठीक है। और पोजीशन हम कर देते हैं रिलेटिव। तो ये कुछ इस तरह आ रहा है, ठीक है। थोड़ा बेहतर करते हैं, हम जाते हैं नेव बार, नेव के अंदर ULLI होवर जब करें तो उसके अंदर ग्रेटर देन, ये बेसिकली एक इसको ये भी सूडो क्लासेस में ही आता है कि हम मल्टीपल CSS को, मल्टीपल सिलेक्टर को टारगेट करते हैं ग्रेटर देन करके, कि डिफ के अंदर ग्रेटर देन H1, यानी जितने भी H1 हो वो सारे जो हैं क्या हो जाए, उनका कलर ये हो जाए। अभी हम उसी तरह टारगेट कर रहे हैं। मैंने कहा उन सब की जो डिस्प्ले है वो आप कर दो ब्लॉक। और वन थिंग, यहाँ हमने कुछ मिस्टेक की है जिसकी वजह से सही नहीं हो रहा। हमें यहाँ पे करना था डिस्प्ले नन, और यहाँ हमने करना था पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। क्योंकि जब रिलेटिव लगाते हैं तो एब्सोल्यूट लगाना होता है, ठीक है। और एब्सोल्यूट इसलिए कि वो जो हमें शो हो रहा है, जो फ्रंट पे ड्रॉप डाउन, वो हमें नहीं चाहिए फ्रंट पे। जब हम होवर करें तब शो। टॉप पे हम 60 पिक्सल का एक स्पेस दे देते हैं। मार्जिन क्योंकि जब हम पोजीशन लगाते हैं तो टॉप यूज़ होता है। तो अभी देखें ये आ रहा है, हमारा एक ड्रॉप डाउन प्रॉपर तरीके से बन चुका है, ठीक है। अगर मैं ये ना लगाऊं, मैं इसको 1 मिनट के लिए हटा देता हूँ या कमेंट कर देता हूँ, तो आप देखें लेआउट ख़राब हो रहा है क्योंकि हमने रिलेटिव यूज़ किया है। तो रिलेटिव के साथ एब्सोल्यूट लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। और ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक इसलिए ताकि जब ये शो, तो ये जैसे बाहर ब्लॉक की शक्ल में शो हो रहा है, ऐसे ही अंदर भी ब्लॉक की शक्ल में शो। और लिस्ट आइटम ये इस तरह लिस्ट की शक्ल में ले आए गए, ठीक है। तो अब आप इसमें जितने भी ड्रॉप डाउन ऐड करना चाहें, जैसे ये एक था, मैंने इसी को कॉपी किया, अगेन पेस्ट किया, मैंने कहा सर्विसेज, ठीक है। और नीचे आते हैं। अब मैं डायरेक्ट अपना एक LI लिखता हूँ, href कॉन्टैक्ट। तो ये हमारा एक प्रॉपर काम हो चुका है, ठीक है। होपफुली आपको अब तक का ये काम समझ आ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये ऊपर से गैप क्यों आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें नॉर्मली ये करना होता है कि जब हम काम करते हैं तो हम अपनी जो बॉडी होती है इसका बेसिकली मार्जिन 0 कर देते हैं और पेडिंग इसकी 0 कर देते हैं, तो ये बिल्कुल एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। अब आप नीचे जो भी काम करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो नेव बार हमारी हुई कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारे पास एनिमेशन एंड ट्रांजिशन। सो हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, एनिमेशन किस तरह लगती है ये भी देखते हैं ज़रा। मैं क्या करता हूँ कि मैं बॉडी पे आपको एनिमेशन लगा के दिखाता हूँ। मैंने कहा बॉडी का जो बैकग्राउंड, सॉरी मैंने स्टाइल का टैग नहीं लगाया, हम यहाँ पे स्टाइल का टैग लगाएंगे और बॉडी के अंदर जाके मैंने कहा इसका फ़िलहाल कलर कर दो रेड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एनिमेशन के लिए हमें एनिमेशन का नाम डिफ़ाइन करना होता है। मैंने कहा माई एनिमेशन कर देते हैं या माई एनिमेट कर देते हैं, ठीक है। अब हम एनिमेशन चलती है की फ्रेम पे। मैंने कहा की फ्रेम आइडेंटिफायर, तो मैंने अपना माई एनिमेशन जो हमारी एनिमेशन थी वो हमने डिफ़ाइन कर दी। अब मैं इसके अंदर करना क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 0 से जब ये चले 0% से, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ये हो जाए। हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे कि अगर ये इतने पे पहुँचे ऑरेंज हो जाए, अगर ये इतने पे पहुँचे, सॉरी
रेड हो जाए। और ठीक है, हमने कहा 75 पे इतना हो जाए और 100 पे इतना हो जाए। ठीक है, और इसको हम 35 ही रहने देते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। हम इसको चलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एनिमेशन जब चलती है तो इसमें कुछ और चीज़ें भी होती हैं। एनिमेशन का आपको यहाँ टाइम फंक्शन लगाना होता है। ये बेसिकली कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, इनमें मैं ईज़ आउट लगा देता हूँ। ठीक है, और एनिमेशन का ड्यूरेशन हम रखते हैं 1 सेकेंड, और एनिमेशन की हम रनिंग स्टेट रखेंगे रनिंग, और एनिमेशन का हम रखेंगे आइट्रेशन इनफिनाइट। इनफिनिट ये बेसिकली एक इनफाइनाइट लूप होता है जो कि चलता है, जो कि बेसिकली 1 सेकेंड, कुछ मिस्टेक हुई है। एनिमेशन हाइट्रेशन इनफाइनाइट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप डिफरेंट ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे जैसे क्रोम के लिए वेबकिट लगता है, मोज़िला के लिए मोज़ लगता है, और ओपेरा के लिए अलग आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये आजकल तो हर ब्राउज़र में ये सपोर्टेड है। हम अपनी फ़ाइल को चला के देखते हैं, स्लाइडर भी बना सकते हैं। अच्छा सा स्लाइडर आप बना सकते हैं। किस तरह, मैं आपको जस्ट एक आइडिया के लिए बता, आपने यहाँ बैकग्राउंड कलर नहीं देना फ़िलहाल के लिए, मैं इसको कमेंट करता हूँ। अगर आप इसी के थ्रू स्लाइडर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको बैकग्राउंड पे इमेज लगाना ऑलरेडी बता दी है। आप बैकग्राउंड इमेज पे गए, आपने एक इमेज बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दी कि भाई ये इमेज, फिर आपने यहाँ पे जाके इमेजेस चेंज कर दी तो ऑटोमेटिक एक स्लाइडर बन जाएगा जो कि ऑटो चलता रहेगा, जो आप टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे सेट करेंगे। ठीक है, तो यही बैकग्राउंड इमेज जो आप यहाँ देंगे वो यहाँ भी देंगे, क्योंकि आपको पता है बैकग्राउंड इमेज जब लगाते हैं तो उसको सेट करने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे उसको उसका कवर देना होता है, उसको प्रॉपर। अब आप चाहते हैं कि नहीं ये बॉडी पे ना लगे, या किसी बॉक्स पे लगे, सपोज टू ये पूरी जो एनिमेशन बॉडी पे ना हो, किसी स्पेसिफिक एरिया पे हो। मैं यहाँ पे एक फ़िलहाल के लिए एक हैश हेडर करके बनाता हूँ। इस पर मैंने लिखा हेडर। ठीक है, मैं टारगेट करता हूँ हैश हेडर और चलाते हैं। तो ये देखें, ये हेडर के अंदर चलेगी। अब हेडर का आप जो भी साइज़ देंगे वो उस हिसाब से विथ हाइट के हिसाब से वो एडजस्ट हो रही होगी। मैंने कहा 100% कर दो, और हाइट जो है वो आप कर दो इतनी। ठीक है, तो ये देखें आप, इस तरह आप एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रांजिशन की। ट्रांजिशन क्या चीज़ होती है, तो ट्रांजिशन के लिए हम एक फ़ाइल सेपरेट करते हैं, transition.html, जहाँ पे मैं HTML का एक टैग लगाता हूँ। और इस हिस्से में हम आके काम ये करते हैं कि जी यहाँ पे मैं आया और मैंने एक डिव बना दिया। ठीक है, इस डिव का बल्कि हम कोई नाम सेट कर देते हैं। मैंने कहा हैश हेडर, अगेन हैश हेडर करके हम एक डिव बनाते हैं। इसमें मैं फ़िलहाल के लिए कुछ रख रहा हूँ h1 माई हेडर, कुछ भी मैंने टेक्स्ट दे दिया। अब ट्रांजिशन होवर करने पे चलती है। हम गए, हमने कहा हैश हेडर, यहाँ पे जाओ, इसकी जो विड्थ है वो कर दो, लेट सपोज अभी के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये होगी इतनी। ठीक है, और हाइट अभी के लिए इतनी होगी, और बैकग्राउंड जो है अभी के लिए रेड होगा। हम आते हैं हैश हेडर होवर पे, कि जब होवर करें तो क्या हो, हम बेसिकली इसको एक पोजीशन देंगे। मैंने इसको एक पोजीशन दी, मैंने कहा भाई पोजीशन इसको दे दो एब्सोल्यूट या रिलेटिव, जो भी आप देना चाहें। मैं आके इसके अंदर ये करता हूँ कि यहाँ ट्रांजिशन लगाते हैं। मैंने कहा ट्रांजिशन मार्जिन पे 1 सेकेंड या विड्थ पे, हमने कहा
विथ पे 1 सेकेंड चले। अच्छा जी, क्या होगा, हमने कहा विथ इसकी 300 हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा इस फाइल को चला के क्या आउटपुट आता है। तो आप देख सकते हैं कि एक बेसिक सा हो, कुछ खास नहीं रहा, थोड़ी सी एक एनिमेशन आ गई। मैं इसका हाइट थोड़ी इंक्रीज़ कर देता हूँ, हम इतनी कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखें, थोड़ी विथ भी इसकी इंक्रीज़ करते हैं। मैंने कहा 300 और इसको हम 600 कर देते हैं, लेट्स सपोज। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड भी सेट कर देता हूँ। मैंने कहा जब हम होवर करें तो इसका जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन हो जाए और कलर इसका वाइट हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा आप गौर करें, मैं अगर जूम करूं तो आपको नज़र आएगा। अब आप गौर करें, देखें जब मैं होवर करता हूँ थोड़ा सा एक इफ़ेक्ट आ रहा है, और अगर मैं ये एनिमेशन हटा दूँ, ये वाली, ये 2 लाइनें मैं कमिट कर दूँ, तो इसमें क्या होगा, अब आप गौर करें, डायरेक्ट होवर हो रहा है, डायरेक्ट, कोई इसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं है, ये देखें। लेकिन जब मैं ट्रांजिशन लगाता हूँ तो थोड़ा सा एक कुछ सेकंड का ये जो है स्टे करता है और फिर लाता है, और जाता भी बड़े एक अच्छे अंदाज में। ठीक है, तो ये आपकी ट्रांजिशन थी। होपफुली आपको ट्रांजिशन भी समझ आ गई होगी। आखिरी काम करते हैं मीडिया क्यूरी का। मीडिया क्यूरी बेसिकली किस लिए यूज़ होती है, इसको हम देखते हैं। सो मीडिया क्यूरी के लिए हम एक फ़ाइल बनाते हैं, media.html। यहाँ मैं आता हूँ, यहाँ मैंने एक बेसिकली अभी के लिए हम कुछ खास काम नहीं करते, मैं डायरेक्ट आता हूँ यहाँ पे, स्टाइल का टैग ओपन करते हैं, बॉडी पे जाते हैं। मैंने कहा इसका फ़िलहाल बैकग्राउंड कर दो रेड। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, अब मैं लगाता हूँ यहाँ पे मीडिया स्क्रीन, और यहाँ पे हम यहाँ पे विथ डिफ़ाइन करेंगे कि जो हम देना चाहते हैं। मीडिया स्क्रीन या मीडिया क्यूरी यूज़ किस लिए होती है, सबसे पहले ये समझते हैं। मीडिया क्यूरी बेसिकली यूज़ होती है आपकी स्क्रीन को रिस्पॉन्सिव करने के लिए। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, RWD, ये कॉन्सेप्ट है कि आप अपनी वेबसाइट को किस तरह रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। लाइक हमने एक वेबसाइट बनाई और वो लैपटॉप पे जिस तरह दिख रही है, उसी जब मोबाइल की उसमें जाए तो वो मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो जाए, जब वो बड़े रेजोल्यूशन पे जाए तो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाए। तो इस चीज़ के लिए, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए आप मीडिया क्यूरी को यूज़ करते हैं। अपकमिंग हम बूटस्ट्रैप पे काम करेंगे, उसको भी कवर करेंगे जो हमारे अपकमिंग लेक्चर होंगे, तो उसमें इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ऑटोमेटेड एक कॉन्सेप्ट है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इन तमाम चीज़ों को कवर कर रहा होता है। बट यहाँ पे हम सारी कस्टमाइज कोड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पे मैं कहता हूँ मीडिया ओनली का कीवर्ड लगा के मैं यहाँ करता हूँ स्क्रीन, और स्क्रीन में जाके मैंने कहा एंड। ठीक है, यहाँ मैं कहता हूँ मैक्सिमम जो इसकी विड्थ होगी वो होगी इतनी। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं, मैंने अगेन वही CSS करनी होती है जो नॉर्मल हम करते हैं। यहाँ मैंने कहा बैकग्राउंड इसका हो जाए येलो हो जाए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आउटपुट क्या आता है इसका। अभी हम चलाते हैं इसको, मीडिया क्यूरी कहाँ गया ये, तो ये देखें आप, अभी ये सही थी। जैसे ही मैं इसको कम रेजोल्यूशन पे जाता हूँ तो ये बोल्ड हो रही है। इस तरह आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो मतलब के नॉर्मली, जैसे मैंने एक डिव बनाया, मैंने एक H1 बनाया, इस पर मैंने कुछ भी लिखा, मैंने कहा हेलो वर्ल्ड। अभी शो हो रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि जब मोबाइल पे जाए तो ये डिव गायब हो जाए, इसकी जगह कोई और रिप्लेस हो जाए। और इसी तरह मैंने एक और डिव बनाया, इसका मैंने नाम रखा H2। जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आप इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे खुद तो आपको, मैंने कहा हेलो वर्ल्ड 2। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ आता हूँ, मैंने कहा बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो हेलो वर्ल्ड है वो डिस्प्ले हो रहा हो, यानी डिस्प्ले
ब्लॉक हो, जो कि वैसे ही हमें दिख रहा है। ठीक है, हमें यहाँ पे लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ये दिखेगा, दोनों दिखेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब हम मीडिया स्क्रीन पे जाएं तो जो हमारा H1 है उसका जो डिस्प्ले है वो जो है नन हो जाए, और हमें दूसरा वाला दिखे जो H2 है, उसको हमने कहा डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हम इसको अपने पेज को चलाते हैं तो देखें आप, अभी इस लेआउट पे ये आ रहा है दोनों, लेकिन जैसे ही हम लेआउट चेंज करते हैं तो वो चीज़ गायब हो गई। सपोज टू आपको क्लाइंट एक रिक्वायरमेंट देता है कि बाय डिफ़ॉल्ट वेबसाइट के अंदर यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर आ रहे हैं, और जब हम इसको मतलब यहाँ सोशल मीडिया के आइकन आ रहे हैं, और जब हम इसको मोबाइल में खोलें तो आइकन की जगह यहाँ पे शो हो जाए डायरेक्ट कॉल का एक्शन मेथड आ जाए या फ़ोन नंबर आ जाए, कुछ भी आप रिप्लेस करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, होपफुली आपको मीडिया स्क्रीन का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा, या मैक्स विड्थ भी लगती है और मिनिमम हाइट भी आप लगा सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट था मीडिया क्यूरी का। होप सो आपको इस CSS की जो भी सीरीज़ थी इसमें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस तरह हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और उनको यूज़ करके क्या क्या हम बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। मैंने जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिए चीज़ों का, आप प्रैक्टिस करें, इसी से जो है आपकी मज़ीद जो है स्किल अपग्रेड होगी। और इंशाल्लाह हम अपकमिंग एक और वीडियो रखेंगे जिसमें मैं कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाऊंगा HTML और CSS बेस्ड। तो उसमें आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि ये जितनी भी चीज़ें एक्चुअल में रियलिटी में कहाँ हम किस तरह इनको मिला के मर्ज करके काम कर सकते हैं।